आप सभी का हमारे फिज़िक्स नंबर जो 69 चल रहा है उसमें सभी का स्वागत है। तो देखिए बच्चे, हमारा अभी प्रीवियस लेक्चर हुआ था, लेक्चर नंबर 68, जिसमें मैंने आपको साइक्लोट्रॉन से संबंधित उसके जो भी नंबर ऑफ कोयल्स, टोटल मैक्सिमम एनर्जी, ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट कराई। उसके बाद मैंने आपको लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में आवेश की गति कराई थी। आफ्टर ऑल इसके बाद हमने आपको ये भी बताया था कि अगर कोई भी एक चार्ज है वो किसी चुंबकीय क्षेत्र में v वेग से प्रवेश कर रहा है और थीटा कोण पर अगर वो मूव हो रहा है तो इस कंडीशंस में उसका जो पिच अंतराल निकलता है, जैसे हम पेच अंतराल कहते हैं, या जो कुंडलिनी पथ का निर्माण हो रहा है वो कैसे हो रहा है, सेक्टर मैंने आपको सारी चीज़ बताई थी। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है उस पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आज का टॉपिक है हमारा दो समांतर धारावाही चालक तारों के मध्य चुंबकीय बल। आज का टॉपिक है बेटा दो समांतर धारावाही चालक तारों के मध्य चुंबकीय बल के मान की गणना। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, समझने वाला है, तो आप इसको ध्यान करेंगे और इसको फील करके पढ़ेंगे। आप अगर जितना ज़्यादा इसको फील करके पढ़ोगे या आपके उतने ही अच्छा समझ में आएगा। और इस चीज़ की गारंटी है कि मैं आपको इसको पूरे कंसेप्ट को क्लासरूम में ही समझा दूंगा, बस आप थोड़ा सा ध्यान देना और पूरी वीडियो को अंत तक देखना। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। देखो बेटा, हमारा टॉपिक है तो समांतर धारावाही चालक तारों के मध्य चुंबकीय बल। क्लियर? तो हम यहाँ पर दो वायर यूज़ में लेते हैं जो कि दोनों के दोनों वायर अनंत लंबाई के हैं। ये दो वायर मैंने यूज़ में लिए हैं और दोनों अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार हैं। ये पहला है और ये दूसरा है। हो गए बेटा दोनों? अब दोनों के दोनों धारावाही हैं तो हमने इसमें करंट फ्लो कर दिया। मान लेते हैं इसमें I1 मान की धारा बह रही है, इसमें I2 मान की धारा बह रही है। अब जो ये पहला वायर है इसकी लेंथ में मान लेता हूँ L1 और ये जो दूसरा वायर है इसकी लेंथ में मान लेता हूँ L2। यानी कि इस इन्फिनिटी लेंथ में से जितने वायर को मैंने यूज़ में लिया है उसकी लेंथ इधर L1 है और इधर जो इन्फिनिटी लेंथ का वायर था जिसमें से मैंने जिस लेंथ को यूज़ में लिया है वो कितनी है बेटा? L2। ओके, काइंडली फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये कोई धारावाही चालक तार है, इस धारावाही चालक तार में आपने यहाँ पर ये करंट फ्लो किया है बेटा, तो ये धारावाही चालक तार बन गया ना। अब आप जानते हैं कि जैसे किसी धारावाही चालक तार में विद्युत धारा बहेगी तो उसके सराउंडिंग कंडीशन में यानी कि चारों ओर क्या उत्पन्न होगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा कि नहीं होगा? होगा, ऑब्वियस सी बात है, होगा ही होगा। तो अब हम यहाँ से आगे जैसे इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हम देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि ये हमारे पास पहला वाला वायर था और ये हमारे पास दूसरा वाला वायर है। ठीक है, जब हमने पहले वाले वायर में करंट फ्लो कराया तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो जो दूसरा वाला चालक तार है वो पहले वाले चालक तार के चुंबकीय क्षेत्र में उत्पन्न हो रहा है कि नहीं हो रहा है? माना पहले वाले धारावाही चालक तार में जब मैंने I1 मान की धारा प्रवाहित की तो इसके चारों ओर V1 चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। हो रहा है ना? तो बेटा दूसरा वाला धारावाही चालक तार पहले वाले के चुंबकीय क्षेत्र में उत्पन्न है क्या? नहीं। क्लियर? अब हम क्या करते हैं, दूसरे वाले धारावाही चालक तार में I2 मान का करंट फ्लो करते हैं। इसमें मैंने I2 मान की धारा प्रवाहित की तो हमने देखा कि जैसे मैं दूसरे वाले धारावाही चालक तार में I2 मान का करंट फ्लो कर रहा हूँ तो इसके भी चारों ओर क्या उत्पन्न हो रहा है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ से स्पष्ट हो रहा है कि पहला वाला जो चालक तार है, धारावाही चालक तार, वो दूसरे वाले धारावाही चालक तार के कारण जो सराउंडिंग कंडीशन में जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसकी उपस्थिति में। जैसे क्या स्पष्ट हो रहा है कि भैया दूसरा तो है पहले के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में और पहला है दूसरे के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में, एक दूसरे के हैं। क्लियर? ओके। आफ्टर ऑल
अब हम देखते हैं यहाँ से आगे इस चीज़ को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ध्यान दीजिए। अब हमें पता चलेगा कि हमें ये देखना है कि कौन सा चुंबकीय यानी कौन सा वाला धारावाहिक चालक तार किस कंडीशन में, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, तो हमें डायरेक्शंस कैलकुलेट करनी है। ओके, तो देखो बेटा, ये पहला वाला धारावाहिक चालक तार है, इसमें I1 मान की धारा प्रवाहित की, तो मैंने देखा कि सर यहाँ पर इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, तो दूसरा वाला धारावाही चालक तार पहले वाले धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र V1 में उत्पन्न है, ठीक है। और दूसरे वाले में जब मैंने धारा प्रवाहित की तो दूसरे वाले धारावाही चालक तार में जैसे ही मैंने धारा प्रवाहित की तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, तो मैंने देखा कि भाई पहला वाला जो धारावाही चालक तार है वो दूसरे वाले तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में, तो यहाँ पर तो मैंने V2 लिख दिया है और यहाँ पर मैंने लिख दिया है V1। क्लियर? ओके, मान लेते हैं यहाँ पर ये कोई पॉइंट P है और यहाँ पर ये कोई पॉइंट Q है, और मैंने माना है कि इन दोनों धारावाही चालक तारों के मध्य की दूरी कितनी है बेटा, स्मॉल d। क्लियर? ओके, आफ्टर ऑल अब हम देखते हैं, अब मुझे पहले वाले धारावाही चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर जो चुंबकीय क्षेत्र V1 प्राप्त हो रहा है उसकी, और दूसरे वाले धारावाहिक चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है V2 उसकी, दोनों की क्या करनी है बेटा, दिशा ज्ञात करनी है। आ रही बात समझ में? कैसे ज्ञात करोगे, ध्यान दीजिए। तो हम हमारा राइट थंब रूल यूज़ में लेते हैं। प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा में आप क्या रखोगे बेटा, अंगूठे को और उंगलियों को घुमा उस पॉइंट पर रखोगे जिस पॉइंट पर आपको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो देखो ये रहा पहला वाला धारावाही चालक तार, इसमें धारा बह रही है, तो धारा की दिशा में मैंने चुंबकीय क्षेत्र को रखा है, रख दिया बेटा। अब मेरी उंगलियां पॉइंट Q की तरफ है ना, क्योंकि मैं पॉइंट P पर चुंबकीय क्षेत्र कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो जो मेरी हथेली है ना, ये हथेली, ठीक है, अंदर की ओर जा रही है कि नहीं जा रही है, तो इससे स्पष्ट होता है कि यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो तल के लंबवत किधर की ओर है, अंदर की ओर। दैट मीन्स मैं किसका साइन मार्क यूज़ में ले लूँगा, क्रॉस का। यहाँ से स्पष्ट से होता है कि भाई धारावाही चालक तार प्रथम के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र V1 उत्पन्न हो रहा है उसकी दिशा तल के लंबवत किधर की ओर है बेटा, अंदर की ओर। क्लियर? क्रॉस लगा दिया हमने। अब हम दूसरे के कारण ज्ञात करेंगे, ठीक है। दूसरे के कारण भी हम सेम वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे कि ये दूसरा वाला धारावाही चालक तार है, इसमें ये करंट फ्लो हो रहा है, तो मैं अंगूठे को तो रखूँगा प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा में, और जो मेरी उंगलियां हैं उनका फैलाव उस पॉइंट की तरफ होगा जहां पर मैं मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट कर रहा हूं, ठीक है। तो मैं दूसरे के कारण पॉइंट P पर ही तो ज्ञात कर रहा हूं, तो अंगूठा तो हो गया मेरा प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा में और उंगलियों का जो फैलाव हो गया है बेटा वो हो गया पॉइंट P की तरफ। तो इस कंडीशन में जो हथेली है वो चुंबकीय क्षेत्र की सापेक्ष करेगी, तो बाहर की ओर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे डॉट का साइन मार्क। ये डायरेक्शंस हो गई। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि भैया पहले वाले धारावाही चालक तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हो रहा है वो तल के लंबवत अंदर की ओर है, और दूसरे वाले के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हो रहा है वो तल के लंबवत किधर की ओर है बेटा, बाहर की ओर। क्लियर? ओके, ये हो गई डायरेक्शंस। तो इससे स्पष्ट हो रहा है, फर्स्ट तो है डॉट में और सेकंड है क्रॉस में। ओके, अब हम इन दोनों धारावाही चालक तारों के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करेंगे। तो ध्यान दीजिए, नंबर 1, चालक तार एक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र V1। तो चालक तार एक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र V1 का मान मैं निकाल रहा हूं, तो याद कीजिएगा, वी नो दैट, हम जानते हैं किसी अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। तो ये आपको इन्फिनिटी लेंथ का वायर दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? इन्फिनिटी लेंथ का होने पर φ1 और φ2 दोनों कितने कितने डिग्री हो जाएंगे, 90 के। तो फंक्शन बनेगा बेटा B1 = में μ0/4π I/स्मॉल d में डिस्टेंस, ब्रैकेट स्टार्ट,
साइन φ1 प्लस साइन φ2। ठीक है, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर आपने φ1 और φ2 को 90 कैसे मान लिया, तो आप देख सकते हैं ये अनंत लंबाई का धारावाही चालक तार हो गया, ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट Q हो गया, ये मिड डिस्टेंस D हो गई। अब ये इन्फिनिटी लेंथ का है। ठीक है, तो यहाँ पर तो हम देखते हैं φ1 एंगल जनरेट होता है, यहाँ पर φ2 एंगल जनरेट होता है। अब ये इन्फिनिटी लेंथ है, क्या पता कहाँ तक जाएगा, तो इसके कारण यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री बनेगा, 90। यहाँ पर भी कितना बनेगा, 90। तो हम यहाँ पे मान रखेंगे तो वैल्यूशन हमें प्राप्त होगी, देखिएगा आप B1 = में μ0/4π I/d ब्रैकेट स्टार्ट साइन φ1 की जगह पर साइन 90 या साइन φ2 की जगह पर साइन 90। आप भली भांति जानते हैं साइन 90 का मान कितना होता है बेटा, 1 और 1 2, 2 से 4 कितनी बार कटेगा, 2 बार। तो B1 = में μ0I/2π दस कॉल्ड इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इसी प्रकार हम दूसरे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर 2, चालक तार सेकंड, यानी कि इस वाले चालक तार के कारण, चालक तार सेकंड के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो चालक तार द्वितीय के कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, सेम यही कहानी अप्लाई होगी। तो मैं डायरेक्टली लिख दूंगा μ0I/2πd। समीकरण नंबर 2। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने चालक तार 1 और चालक तार 2 दोनों के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के मान की क्या कर ली है बेटा, गणना कर ली है। अरे बात समझ में। अब हमें एक दूसरे के कारण, यानी कि पहले पर दूसरे के कारण और दूसरे पर पहले के कारण लगने वाले चुंबकीय बल के मान की क्या करनी है, गणना करनी है। तो देखिएगा हम कैसे करेंगे, ध्यान दें। नंबर 1, चालक तार एक के कारण 2 पर, चालक तार 1 पर 2 के कारण चालक तार 1 पर 2 के कारण चालक तार 1 पर 2 के कारण लगने वाला चुंबकीय बल। देखो बेटा, उसको किससे व्यक्त करोगे, बल है तो F किस पर लग रहा है, 1 पर, कितने के कारण, 2 के कारण। ठीक है, तो इसके मान की हमें क्या करनी है, गणना करनी है। 1 पर 2 के कारण लगने वाला चुंबकीय बल। तो याद कीजिए बेटा, मैंने आपको इससे जो पहली वाली जो क्लासें हुई है उसमें एक टॉपिक पढ़ाया आपको कि किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण पर स्थित किसी चालक तार पर लगने वाला चुंबकीय बल, तो उसका सूत्र होता है, तो आप यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं F वेक्टर में I L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, या जिसको हम ओपनली लिख सकते हैं ILB साइन थीटा। बोलो, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना। याद आ रहा होगा आपको, ये फंक्शन पढ़ाया है मैंने आपको, याद कीजिए पहले वाले लेक्चर्स में। ठीक है, आफ्टर ऑल अब हम जो चुंबकीय बल का परिमाण ज्ञात कर रहे हैं वो पहले वाले चालक तार पर दूसरे के कारण लगने वाले चुंबकीय बल का परिमाण ज्ञात कर रहे हैं, जिसका मान है F12। क्लियर। तो देखो बेटा, F की जगह हो जाएगा F12। क्लियर। बल कौन से वाले धारावाही चालक तार पर लग रहा है, पहले पर। तो विद्युत धारा किसकी लेंगे, पहले की लेंगे ना, पहले की लेंगे
तो I1। ठीक है, पहले के लेंगे, पहले वाले पर लग रहा है बेटा, ठीक है, तो धारा हमने कितने ले ली, पहले वाले की। क्लियर। लेंथ L, L भी किसके लेंगे बेटा, पहले वाले के लेंगे। अब आप देखोगे कि जो ये पहला वाला धारावाही चालक तार है ये कौन से चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में है बेटा, B2 की में है ना, तो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर कितना आ जाएगा, B2। साइन की जगह पर साइन और थीटा की जगह पर हमने लिख दिया थीटा। अभी मैं आपको बताऊंगा कि थीटा क्या निकलेगा, वो मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, मैं पहले वाले धारावाही चालक तार पर दूसरे वाले धारावाही चालक तार के कारण लगने वाले चुंबकीय बल का परिमाण ज्ञात कर रहा हूं। कौन से सूत्र से, इस वाले सूत्र से, क्या F इज ILB साइन थीटा। तो देखो बेटा, बल लग रहा है किस पर, पहले वाले धारावाही चालक तार पर, तो पहले वाले धारावाही चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा का मान कितना है बेटा, I1। ओके, इसकी लेंथ कितनी है बेटा, L1, तो आपने यहाँ पे L की जगह पर क्या लिख दिया, L1। अब क्या आता है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र। तो आप देखेंगे कि पहला वाला जो धारावाही चालक तार है दूसरे चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित है क्या, नहीं, तो आपने यहाँ पे क्या लिख दिया बेटा, B2। ओके, और साइन थीटा। अब मुझे निकालना है थीटा। अब आप देख सकते हैं कि ये जो थीटा एंगल है ये किस किस के मध्य में बन रहा है, लंबाई और चुंबकीय क्षेत्र। और बेसिकली मैं आपको बता देता हूं कि लंबाई और विद्युत धारा दोनों एक ही दिशा में होते हैं, बिकॉज ये लेंथ है और इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो ये L और ये इसका हो गया करंट, तो दोनों सेम डायरेक्शन में, कहीं से भी निकाल सकते हो आप। तो ये एंगल जो बन रहा है वो धारा और चुंबकीय क्षेत्र, या फिर आप कह सकते हैं लंबाई या चुंबकीय क्षेत्र के मध्य में बन रहा है। क्लियर। तो मुझे यहाँ से थीटा एंगल निकालना है, तो आप देखेंगे कैसे, आप देखेंगे कि भाई ये धारावाही चालक तार है, इधर फोकस करेंगे एक बार, ये धारावाही चालक तार है, इसमें ये धारा बह रही है, ठीक है। तो आप देखेंगे सर ये धारावाही चालक तार है जिसमें इस दिशा में, यानी कि इस दिशा में धारा बह रही है, और ये किस में है, डॉट। डॉट का मतलब यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो तल के लंबवत कैसा है बेटा, बाहर की ओर है, ऐसा है बाहर की ओर। अगर इस सिचुएशन को आप देखोगे तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है ना 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो आप डायरेक्टली इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, थीटा इजिकल्स में 90 डिग्री, 90 डिग्री, तो F12 इजिकल्स में I1 L1 B2 साइन 90, और आप जानते हैं साइन 90 का मान होता है 1, तो F12 इजिकल्स में I1 L1 B2, F12 इजिकल्स में I1 L1, B2 का मान आपने कहाँ निकाला है, ये रहा B2 का मान। तो आप B2 का मान यहाँ पे रखेंगे तो आप देखेंगे म्यू नॉट I2, देख सकते हैं आप, I की जगह पर यहाँ पे लग दीजिएगा I2 और यहाँ पे लगा दीजिएगा I1, I2 बटे में कितना चल रहा है बेटा, 2 पाई स्मॉल d। तो मैं इसको बैलेंस करके क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ F12 इजिकल्स में म्यू नॉट I1 I2 इंटू L1 बटे में 2 पाई स्मॉल d। क्लियर। कोई दिक्कत है क्या किसी को, नहीं होनी चाहिए, जहाँ तक मेरा मानना है कोई प्रॉब्लम आनी ही नहीं चाहिए आपको, ठीक है। अब आप देखिएगा अब इसकी अगर मैं प्रति एकांक लंबाई तार पर बल निकालूंगा तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, डायरेक्टली लिख रहा हूं, प्रति एकांक लंबाई पर बल, प्रति एकांक लंबाई पर बल निकालूंगा तो बेटा L1 का इसमें भाग लग जाएगा, तो F12 इजिकल्स में F12 अपॉन L1, टोटल लेंथ का भाग ले दिया प्रति एकांक लंबाई बल ज्ञात करने के लिए। वैल्यूशन क्या बन रही है, म्यू नॉट I1 I2 डिवाइड बाई 2 पाई स्मॉल d। ओके, और इसको हमने दे दिया है समीकरण नंबर 3। तो देखो बेटा, आप पूछ रहे होंगे सर आपने यहाँ पे 2 क्यों लिख दिया, आपने यहाँ पे I1 क्यों लिख दिया। तो सबसे पहले तो आपको ये तो पता चलेगा होगा ये फंक्शन यहाँ कहाँ से रहा है भाई, ये 2 हो गए, 2 से 4 कितनी बार कट गया, 2 बार, तो 2 पाई स्मॉल d जो भी है XYZ वैल्यू। अब लेकिन ये B1 है ना, तो इसमें धारा कौन सी बह रही है बेटा, I1 बह रही है ना, इसलिए मैंने I1 लिख दिया। ये दूसरे वाले धारावाही चालक तार कारण है, इसमें धारा कितनी बह रही है, I2, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, I2, ठीक है। आफ्टर ऑल अब इसकी हमने प्रति एकांक लंबाई पर ज्ञात कर लिया। अब मैं ज्ञात कर रहा हूँ अब पहले सबसे पहले इसके हम डायरेक्शंस देखते हैं, पर चलो डायरेक्शंस हम बाद में निकाल लेंगे, पहले एक बार परिमाण निकाल लेते हैं, ठीक है। अब मैं दूसरे वाले धारावाही चालक तार पर पहले के कारण लगने वाले चुंबकीय बल के मान की गणना कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा नंबर 2, ठीक है।
तो आप देखेंगे चालक तार 2 पर 1 के कारण लगने वाला चुंबकीय बल, तो देखो बेटा बल है तो F कितने पर लग रहा है, दूसरे पर, तो दूसरे का ले लिया 2, किसके कारण लग रहा है, पहले के कारण, तो F21 इसका मान हमें चाहिए। अब मैं इतना बड़ा चढ़ा कर नहीं लिखूंगा, डायरेक्टली मान लिखूंगा F21। मेन फंक्शन होता है बेटा ये, तो ये रहा देखो दूसरा वाला धारावाही चालक तार, कितना करंट फ्लो हो रहा है बेटा, I2, लेंथ कितनी हो जाएगी, L2, ठीक है। किसके चुंबकीय क्षेत्र में बेटा, ये पहले वाले धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र V1 की उपस्थिति में है, साइन थीटा यहाँ पर कितना डिग्री होगा, 90। क्यों होगा, जरा देख लो भाई, ये धारा बह रही है कि नहीं बह रही है, बह रही है ना। ये चुंबकीय क्षेत्र क्रॉस है तल के लंबवत अंदर की ओर, तो सिचुएशन ये बनेगी कि नहीं बनेगी। देखो ये वाला जो मेरा चौक है ये तो बता रहा है प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को, और ये वाला जो चौक है ये वाला, ये सिचुएशन है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र व्यक्त कर रहा है तल के लंबवत अंदर की ओर, ठीक है। तो थीटा इसका 90 होगा। साइन 90 का मान आप जानते हैं, बार बार बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है। साइन 90 का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा, 1, तो फंक्शन क्या बचेगा, F21 इज इक्वल टू में IL2B1, F21 इज इक्वल टू में I2L2B1, क्लियर। दूसरे पर और हाँ B1, ओके। अब आप जानते हैं B1 का मान आपने कहाँ निकाल रखा है, देखिएगा ये रहा B1, तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे मान रखूँगा, तो I2L2 B1 की जगह पर μ0 I1 बटे में 2 पाई स्मॉल d, ओके। तो फंक्शन बनेगा, इसको अगर हम बैलेंस करके लिखेंगे, F21 इज इक्वल टू में μ0 I1 I2 L2 डिवाइड बाई 2 पाई स्मॉल d। अगर हम निकालेंगे प्रति एकक लंबाई पर, प्रति एकक लंबाई पर क्या निकालेंगे, बल निकालेंगे। प्रति एकक लंबाई पर बल निकालेंगे तो बेटा जो टोटल फोर्स है उसमें हम टोटल लेंथ का भाग दे देंगे, तो F21 डिवाइड बाई L2 बराबर μ0 I1 I2 डिवाइड बाई 2 पाई स्मॉल d। इक्वेशन नंबर 4। तो देखो बेटा ये हमने समीकरण नंबर 3 और 4 में पहले पर दूसरे के कारण और दूसरे पर पहले के कारण लगने वाले हमने चुंबकीय बल के मान की क्या कर ली थी, गणना कर ली है, क्लियर। ये गणना आपके पास हो चुकी है। अब इस कैलकुलेशन को मैंने कैसे कैसे किया है, कैसे कैसे नहीं किया है, वो आपके सामने है, लिखा पड़ा है, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं आपको इन दोनों धारावाहिक चालक तारों पर एक दूसरे के कारण लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करना सिखाऊंगा। आ रही बात समझ में, तो ज़रा ध्यान दो बेटा। बेसिकली आपको मैं बता देता हूँ, तो आप देखेंगे। सबसे पहले आप देखिएगा बेटा, ये धारावाही चालक तार 1 है, 1 पर धारावाही चालक तार 2 के कारण जो चुंबकीय बल लग रहा है उसकी दिशा क्या होगी, तो आप ढंग से देख लीजिएगा। देखो भाई, ये पहला वाला धारावाही चालक तार है बेटा, इसमें इस दिशा में विद्युत धारा बह रही है कि नहीं बह रही है, बह रही है ना। और ये डॉट वाले चुंबकीय क्षेत्र में, अर्थात यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो तल के लंबवत कैसा है बेटा, बाहर की ओर। ये सिचुएशन बन रही है कि नहीं बन रही है, बन रही है ना। तो आप देख सकते हैं अच्छे से, ये वाला जो चौक है, ऐसे देखो एक बार इसको, ऐसे देखिए, देखो ये पहला वाला धारावाही चालक तार है, ये दिखाई दे रहा है आपको, इसमें इस दिशा में धारा बह रही है और ये चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त कर रहा है, ये वाला चौक कर रहा है चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त, दिशा को व्यक्त कर रहा है। अब मुझे निकालना है चुंबकीय बल, यानी कि पहले पर दूसरे वाले धारावाही चालक तार के कारण जो चुंबकीय बल लग रहा है ना बेटा, मुझे उसकी डायरेक्शन चाहिए। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि आप उंगलियों को तो घुमा ली, उंगलियों का फैलाव तो कर लीजिए विद्युत धारा की दिशा में और इनको घुमाइए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। तो जो अंगूठा होगा ना बेटा, अंगूठा, वो ऑटोमेटिक आपको चुंबकीय बल की दिशा का परिमाण देगा। कैसे देगा, तो देखो बेटा, ये मेरे पास चौक था, दिखाया आपको ये चौक, ठीक है। इस चौक में इस दिशा में विद्युत धारा बह रही है, बह रही है, तो मैंने उंगलियों का जो फैलाव है वो विद्युत धारा की दिशा में रख लिया और ये चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। अब मैं विद्युत धारा की दिशा से चुंबकीय क्षेत्र में उंगलियों को घुमाऊंगा, घुमा रहा हूँ ना, तो अंगूठा मेरा इस डायरेक्शन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए ये विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र आ रहा है बाहर की ओर, तो मैंने उंगलियों को विद्युत धारा की दिशा से चुंबकीय क्षेत्र दिशा में घुमाया, लाइक दिस,
करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे घुमा रहा हूँ तो अंगूठा मेरा अंदर की ओर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ पर चुंबकीय बल की जो दिशा है बेटा वो तल के लंबवत किधर की ओर आ रही है? अंदर की ओर आ रही है ना? ओके, ये हो गया बेटा। अब इसकी देखें हम, इसके देखो बेटा, देखो ये जो चौक है ये प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को व्यक्त कर रहा है। अब आप एक चीज़ देख लीजिएगा, कौन सी चीज़ सर, कि ये कौन से चुंबकीय क्षेत्र में? क्रॉस में है ना, तो क्रॉस का मतलब यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो तल के लंबवत अंदर की ओर है। तो आप देखेंगे कि दूसरा वाला धारावाही चालक तार हो गया और ये वाला जो चौक है ये चुंबकीय क्षेत्र दिशा को व्यक्त कर रहा है, यानी कि ये धारा बह रही है और ये वाला जो चौक है ना ऐसे ऐसे ये व्यक्त कर रहा है आपके पास चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, यानी कि तल के लंबवत अंदर की ओर, यानी कि ऐसे। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा बेटा, मैं करूँगा, नियम क्या कहता है हमारा, देख लीजिए, ये सिचुएशन है, विद्युत धारा की दिशा में उंगलियों का फैलाव, उसको घुमाऊंगा किधर? चुंबकीय क्षेत्र दिशा में, तो यूं ही तो घुमाऊंगा, तो अंगूठा अभी भी किधर आ रहा है? अंदर की ओर ही आ रहा है ना। तो ये हो जाएगा बेटा दूसरे धारावाही चालक तार पर पहले वाले धारावाही चालक तार कारण लगने वाला चुंबकीय बल। तो यहाँ से स्पष्ट होता है कि पहले पर दूसरे के कारण लगने वाला चुंबकीय बल F12 और दूसरे पर पहले के कारण लगने वाला चुंबकीय बल F21 परस्पर एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? आकर्षित कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको मैंने डायरेक्शंस बताई दी है। क्लियर? आफ्टर ऑल अब चाहे तो हम देखते हैं सर समीकरण नंबर 3 और 4 से अगर हम बैलेंस करके भी देख सकते हैं। बैलेंस करके कैसे देखेंगे कि इनका RHS पार्ट एक दूसरे के बराबर। तो देखो मैं यहाँ से थोड़ा सा इसको साफ कर रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपने स्क्रीनशॉट्स ले लिए होंगे इसके। ठीक है, तो अब इसको मैं बैलेंस करके बताऊँगा आपको, तो आप देखेंगे। बस थोड़ा सा ही साफ किया है मैंने, बोर्ड हमारा थोड़ा सा छोटा पड़ गया। तो देखिए समीकरण नंबर 3/4 से 3 ने क्या कहा? 3 कह रहा है F12/L1, F12/L1 इज इक्वल्स टू में म्यू नॉट I1 I2 डिवाइड बाई 2 पाई स्मॉल d। That's called is इक्वेशन नंबर 3rd। एंड फोर्थ क्या कह रहा है बेटा? F21/L2 इज इक्वल्स टू में म्यू नॉट I1 I2 डिवाइड बाई 2 पाई स्मॉल d। दिस इज कॉल्ड इज इक्वेशन नंबर 3rd एंड 4th। इनके RHS पार्ट को देखिए बेटा, RHS पार्ट बराबर है क्या? नहीं है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं कि सर F12/L1 बराबर F21/L2 बराबर में म्यू नॉट I1 I2 डिवाइड बाई 2 पाई स्मॉल d। उपरोक्त समीकरण दो समांतर धारावाही चालक तारों के मध्य उनकी प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले चुंबकीय बल के व्यंजक को व्यक्त या प्रदर्शित करता है। तो देखो बच्चों, वैसे इस टॉपिक में कुछ खास ऐसा है नहीं, बस आपको थोड़ा सा फोकस रखना है कि डायरेक्शंस को आप कैसे जनरेट कर रहे हैं। अगर आपको डायरेक्शंस को जनरेट करना आ गया तो आप इस टाइप के न्यूमेरिकल्स, इस टाइप के जो टॉपिक्स हैं, इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स बन रहे हैं उनको आप नॉर्मली शॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा और आप एक बार नहीं बार बार रिपीट करके वीडियो को देखिए, स्क्रीनशॉट्स लीजिए और जहाँ पर मैंने आपको डायरेक्शंस के टर्म्स लेना सिखाया है उनको आप बार बार फोकस कीजिए, 101% समझ में आएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।